हाँ बच्चों, आगे देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे ये टॉपिक क्या कहना चाहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हल्की फुल्की बात अपन पहले भी कर चुके हैं शायद, या मैंने शायद 8th क्लास के साथ की थी, आई डोंट नो। फिर भी एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली है क्या। बच्चों देखो, बात कुछ ऐसी है, ना ही तो एनर्जी को अपन बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को अपन मिटा सकते हैं। जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स के क्रिएशन पे थी, उतनी ही एनर्जी अभी भी है। ओके, खैर ये पूरी तरीके से सच नहीं है, बट अपन तो वही लेके चलेंगे जो अपने बुक में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है अपने को, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब सोचने लायक बात है कि सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या आ गया। ठीक है, आपने कहा एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम मिटा सकते हैं, बिल्कुल बात मान लिया आपकी, लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम का क्या सीन है ये तो समझो। तो बच्चा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ऐसा एक सिस्टम जो कंप्लीटली अपने आप में पूरा है, उससे किसी बाहर से कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना ही ये अंदर से किसी मतलब बाहर वाले किसी को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने पूरे यूनिवर्स की, ठीक है, अपने पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी अंदर के अंदर ही है, अपना पूरा जो यूनिवर्स है किसी बाहर वाली चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना ही कोई बाहर वाली चीज़ अपने यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रही है ना। या फिर एक एग्जांपल लेके चलो, एक बिल्कुल कंप्लीटली पैक रूम है, पूरे तरीके से पैक है, उसके अंदर ना ही हीट आ जा सकती है, ना ही हवा आ जा सकती है, ना ही कोई इंसान या कोई पार्टिकल आ जा सकता है। तो ऐसा एक बंद सिस्टम, उसे अपन कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब जो अलग थलग पड़ा है सबसे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक सिस्टम होता है ना, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी पहले है उतनी ही एनर्जी बाद में भी रहने वाली है। ओके, दी एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। मतलब अब एक बात बताओ, एनर्जी की नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। सर आपकी बात मान ली, लेकिन एक बात बताओ सर, ये चौक इसको अपन यहाँ लेके गए, फिर इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो ये देखो इसके अंदर तो एनर्जी आ गई, ये देखो इसके अंदर तो एनर्जी आ गई, तो ये एनर्जी कहाँ से आई। तो बच्चा देखो, ऐसा नहीं है इसके अंदर एनर्जी कहीं से आई, ये देखो अभी ये यहाँ पर है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ ग्राउंड की वजह से कुछ। इससे अब अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो जो मैंने सुबह खाना खाया था उसमें जो एनर्जी थी, उसकी हेल्प से मैंने वर्क डन किया इस चौक पे। अरे काम किया कि नहीं किया, जो सुबह खाना खाया उससे मुझे एनर्जी मिली, उस एनर्जी की हेल्प से मैं इसे ऊपर लेके गया। इसे अगर मैं ऊपर से वापस छोड़ता हूँ तो मेरी जो एनर्जी से मिल गई थी वो काय के अंदर कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो सर देखो आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, ये तो यहाँ आके गिरा, यहाँ के गिरते इसकी एनर्जी खत्म हो गई, वापस एनर्जी मिटा दी। तो बच्चा ऐसा नहीं है, जब अपन ने इसे यूँ गिरा है यहाँ पर, तो इसमें से जो कुछ चौक के पार्टिकल्स थे वो टूट के, जो इससे अलग होके टूट के मेरे हाथ पे लग गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ये गिरा तो हल्की सी आवाज भी तो करता है नहीं करता, तो जो साउंड है वो भी एनर्जी है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं से इसमें आ रही है या इसमें से कहीं जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये कंजर्वेटिव फोर्स बच्चा बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे अपन ये एग्जाम्पल, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स इस वीडियो का या इस पर्टिकुलर स्लाइड का लास्ट टॉपिक रहेगा अपने पास में, ठीक है। ओके बच्चों, अब हाल फिलहाल अपन क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल स्प्रिंग है, मतलब अभी ना इसको अपन ने खींच रखा है, ना ढीला छोड़ रखा है, ना दबा रखा है अपन ने, ना ही तो इसे एलोंगेट किया, ना ही कंप्रेस किया, ये अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। अभी यहाँ पे रुकी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस पे मारा एक मुक्का जोर से खींच के, तो मैंने जैसे ही इस पे पंच मारा, इस पे पंच करते ही क्या हुआ, इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ गई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी आते ही मान लेते हैं इसके अंदर इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वी वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे कितनी, वी बच्चा कितनी, v। ओके, तो इसके अंदर जैसे ही v वेलोसिटी आई, क्या हुआ, इसके अंदर एक एनर्जी नहीं आ गई क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सी एनर्जी है ये, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर आई कि नहीं आई इसमें। अब ये क्या होगा, जाके स्प्रिंग को दबाने लगेगा, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये स्प्रिंग को दबाएगा, इसने स्प्रिंग को मान के चलो x दबा दिया, x लेंथ से दबा दिया, और यहां आके अब ये रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो गई, 0। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0। तो ये एनर्जी कहां चली गई, खत्म हो गई क्या, डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं, ये एनर्जी यहां के कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे, कंप्रेशन या इलोंगेशन होता है भाई, नेचुरल लेंथ से अपन ने पार्टिकल को कितना लंबा कर दिया, कितना आगे खींच दिया या कितना पीछे दबा दिया, ठीक है, वो अपने पास क्या होता है, एक्स होता है। और ये जो स्प्रिंग का टफनेस है, स्टिफनेस है, उससे जो चीज बताती है वो होती है के। तो बच्चा एक बात बताओ, यहां पर जो हाफ एम वी स्क्वायर थी, ये कहीं में कन्वर्ट हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग दबी हुई है, ये दबी इसके बिल्कुल मन खराब हो जाएगा, क्या करेगी, इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी वापस। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से बढ़ना चालू करेगा, यहां आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब यहां आ जाएगा।
अभी ऑब्जेक्ट जैसे ही यहां आएगा बच्चों, एक बात बताओ, ये यहां से आया, तेज हुआ तेज हुआ तेज हुआ, यहां आते आते इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। अब अगर इसकी स्पीड बढ़ती रही तो यहां आते आते वापस क्या होता है, इसकी स्पीड v हो जाती है इस डायरेक्शन में, और इसकी वापस से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां इसके पास स्पीड v है तो क्या रुक जाएगा क्या, यहां पे नहीं रुकेगा, ये v स्पीड से भाग रहा है तो यहां से भगता भगता क्या करेगा, ये यहां पहुंच जाएगा, है ना। और ये क्या करेगा, x लेंथ आगे चला जाएगा यहां पे, ठीक है। अब ये एक्स लेंथ जब आगे चला गया तो इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी वापस आ जाएगी। भाई यहाँ पे अगर एक्स लेंथ आगे गया तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई तो क्या एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, ये एनर्जी कहां गई, स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में, हाफ के एक्स स्क्वायर। भाई एक्स लेंथ से इलोंगेट हो गया ना ये पार्टिकल अपने पास में। अब तो बच्चों देखने लायक बात ये है कि देखो, अच्छा चलो एक मिनट एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। अब ये हाफ के एक्स स्क्वायर, अब स्प्रिंग क्या कर रही है, इसे अपनी तरफ खींच रही है। भाई क्या कर रही है, इसे अपनी तरफ खींच रही है। जब भी इसे अपनी तरफ खींच रही है तो ये इधर आएगी, तो यहां पे आके जो इसका इलोंगेशन है ये तो खत्म हो जाएगा, x, यहां पे इलोंगेशन क्या हो गया, जीरो। तो यहां पे स्प्रिंग एनर्जी जीरो, लेकिन इसके इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी आ गई, v, तो वापस एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आगे जाएगी, यहां पे वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन कंप्रेशन x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। यूं चलती रहेगी स्प्रिंग। अब तुम कहोगे कि सर ऐसे थोड़ा ना होता है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया चलती रहेगी, रुक जाती है थोड़ी देर बाद में। तो बच्चा रुकती क्यों है, क्योंकि उसे अपन खींचते क्या है, रफ सरफेस पे। तो नीचे जो होता है ना, ये अपने पास में नीचे जो रफनेस होती है सरफेस की, इस पे एक तो रगड़ का लगता है, इस पे घिसती है ना वो फ्रिक्शन, ठीक है, जो रगड़ लगती है यहाँ पे, उसकी वजह से पहली बात तो फ्रिक्शन हो गया अपने पास में। दूसरी बात देखो, अगर अपन हवा के सामने भगने की कोशिश करते हैं तो हवा अपने सामने से लगती है तो अपन धीरे भग पाते हैं, हवा पीछे से आती है तो वो क्या करते हैं, अपने को तेज कर देती है, इसे अपन कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो बच्चा इसके ऊपर ड्रैग भी लगता है ना। तो उन चीजों को अपन अभी इफेक्ट में काउंट नहीं कर रहे, अपन कर रहे हैं आइडियल सिनेरियो की बात, जब जहां पे ना तो फ्रिक्शन है और ना ही हवा है इसे रोकने के लिए, ठीक है, उस केस की बात हो रही है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है बच्चा, एनर्जी देखो ना ही तो क्रिएट हो रही है इसकी और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। एक बार अपन ने इसको एनर्जी दे दी ना, फिर इसे अपन ने एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया, जहां ना फ्रिक्शन है ना हवा है, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए यूं चलता रहेगा, अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, कभी भी नहीं रुकेगा। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आने वाली बात क्या हुई कि ये क्या है, इसके अंदर ये जो एनर्जी है, सिंपली देखो यहां पे ये जो एनर्जी थी ये कैसी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पे काय में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ये एनर्जी फिर वापस यहां आया तब काय में काइनेटिक एनर्जी में, और यहां जाते जाते वापस कैसे, पोटेंशियल एनर्जी में। भाई देखो यहां से दबाया, ये यहां गया, यहां जाने के बाद वापस यहां आया, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, यही तो चल रहा है पार्टिकल वापस अपने पास बार बार। तो ओवरऑल यहां पे क्या इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। तो सर आप चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में बदली, तो ये दोनों चलो बराबर हो गई, हमने मान लिया। लेकिन यहां बीच का बताओ, यहां पर तो स्प्रिंग थोड़ी सी दबी हुई भी है और यहां पे पास की स्पीड भी है। तो बच्चों यहां पर जो स्पीड है ना, ये इस v से थोड़ी सी कम होगी, है ना, और ये जो x है ये भी इस x से कम होगा। तो कुल मिला के यहां पर मान के चलो जो कंप्रेशन है ना, अपन मान लेते हैं x1 है ना, और यहां पे स्पीड क्या है, v1 है। तो यहां पर जो एनर्जी होगी ना, देखो एक बात तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कंफ्यूज होगी क्या, चलो एक बार ये हटा देता हूं, फिर वो चीज भी थोड़ी सी समझा देता हूं मैं ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके अपन, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा और मजा आएगा अपने को चीज समझने में, ठीक है। एक बार हटा दूं मैं, एक डायग्राम रख लेते हैं अपन ये वाला, बाकी ऊपर वाले दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि भाई शुरू में जितनी एनर्जी है उतनी इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी है, तो सर बाकी बीच का क्या। तो देखो बच्चों, अगर मान के चलो स्प्रिंग को अपन ने यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ने पे स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, इधर ही ले लेते हैं ना, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है। इसे ये कुल मिला के यहां तक जा रही थी, तब इसका कंप्रेशन हो रहा था x, तो यहां एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, और जितनी स्प्रिंग को अपन दबा पाते हैं उतनी वो लंबी जाती है, और यहां पे भी इसकी एनर्जी कितनी हो रही थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। भाई एक्स कंप्रेशन कहूं या एक्स इलोंगेशन कहूं नेचुरल लेंथ से, तो इन दोनों पॉइंट्स पे तो एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको बच्चों, ये लो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चा एक बात बताओ, यहां पर क्या होगा बीच में, तो यहां पर बच्चों एक बात बताओ मेरे को, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि यहां पर इसकी जो x1 आ जाएगा कोई इलोंगेशन, देखो ये x तो अपने पास टोटल ये था और x1 अपने पास इतना सा है, केवल x1 अपने पास में टोटल इतना सा है, तो एक एनर्जी तो यहां पे अपने पास हो जाएगी हाफ के x1। भाई यहां पे भी स्प्रिंग कुछ ना कुछ तो खींची गई ना अपनी नेचुरल लेंथ से, तो हाफ के x1 स्क्वायर, एक एनर्जी तो ये हो गई। इसके साथ साथ में बच्चों एक बात बताओ, पार्टिकल जब यहां से यहां जा रहा है तो यहां तो इसकी स्पीड क्या थी, v थी, और यहां जाते जाते अपन स्पीड मान लेते हैं v1 हो गई, जो v1 से छोटी होगी। भाई स्प्रिंग से पीछे खींचे, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा धीरा होता जाएगा ना, धीमा होता जाएगा पहले के मुकाबले, धीरे होता जाएगा, तो यहां इसकी स्पीड हो गई v1। तो ये जो हाफ एम
v1 स्क्वायर है भाई, m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई हाफ m v1 स्क्वायर, और यहां पर स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ के x1 स्क्वायर। बच्चा ये बराबर होगी, ये जो सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी ना हाफ m v स्क्वायर इसके, या फिर इस एंड पॉइंट पे जो हाफ के x स्क्वायर थी इसके। सर क्या कर दिया ये? अरे बच्चों पेशेंस पेशेंस, कोई लोड नहीं है, समझते हैं। एक बात बताओ बच्चों, इस स्प्रिंग की यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है नहीं, और इस एंड पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, और अपन ने क्या कहा ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है यही हाफ के एक्स स्क्वायर में चेंज हुई है भाई, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, अलग से एनर्जी कहीं नहीं आई। तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर। और बच्चा यहां पर भी एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल बीच में है भाई, ना बीच में सिर्फ जहां पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अच्छा बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? बच्चा इसकी नेचुरल लेंथ है तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, एक्स की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा और एंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए क्योंकि एंड पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, ठीक है ओके। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, है ना। अब बच्चा इन दोनों के बीच का अगर मैं केस लेता हूं तो भी एनर्जी कहीं से नहीं आने वाली, लेकिन यहां पर थोड़ी सी तो काइनेटिक एनर्जी है और थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अपने को कुल मिला के ये पता है कि जो अपनी टोटल एनर्जी वो कितनी है, क्योंकि एनर्जी रहती है कंजर्व्ड अपने पास में। तो यहां पर बच्चा अपने पास में हाफ के एक्स स्क्वायर और जो हाफ एम v1 स्क्वायर है, ये हाफ एम v1 स्क्वायर है, इन दोनों एनर्जी को मैं जोड़ दूं तो टोटल एनर्जी यही है यहाँ पे टोटल एनर्जी। और जो ये टोटल एनर्जी है वो एक बात बताओ बच्चों, इस एनर्जी के या इस एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, अदरवाइज एक बार वापस रिपीट करो, अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा बच्चों अब एक बात बताओ, जब अपन ये पार्टिकल पूरा एक चक्कर काट के आ गया, जब ये पार्टिकल पूरा एक चक्कर काट के आ गया भाई, ये नेचुरल लेंथ थी, यहां से यहां तक गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां गया, फिर वापस यहां आया, तो इसके अंदर इसकी स्पीड चेंज हुई क्या? जितनी इसकी पहले एनर्जी थी उतनी अभी भी एनर्जी है ना, तो इसकी एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे यहां पे, अरे सर क्या बोल गए ये? देखो बच्चों एक बात बताओ, अपने पास में जब ये स्प्रिंग थी, ध्यान दो, जब अपने पास में ये कोई स्प्रिंग थी, है ना, अपने पास में कोई स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को अपन ने इलोंगेट किया और यहां ला दिया, ठीक है, ये स्प्रिंग ऐसे बढ़ के थोड़ी यहां आ गई, इसे फिर जैसे यहां से छोड़ा ये यहां आएगी और फिर ये यहां आएगी, या फिर वापस ये यहां से यहां आएगी। अब जब ये वापस यहां आई तो पहले जितनी एनर्जी है अभी भी इसके पास में, तो एक बात बताओ, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है केवल और केवल, तो इसके अंदर एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, एक पूरा कंप्लीट राउंड पूरा करने में, भाई यहां से चालू हुई, ये यहां से चालू होके इधर गई देन वापस इधर आई, या फिर यहां से चालू होके इधर देन इधर फिर वापस यहां पे, तो एक राउंड पूरा हो गया ना। तो एक राउंड पूरा करने में अगर एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता तो ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसे अगर तुम ऊपर उठा के एच हाइट ऊपर ले जाते हो, एच हाइट ऊपर ले जाते हो, है ना, तो अपने पास में जो कंजर्वेटिव ये जो वर्क डन है वो कितनी, सॉरी एनर्जी कितनी होती है अपने पास? यहाँ पे mgh होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक को तुम यूं घुमाते नचाते फिराते डुलाते लेके जाओ यहाँ पे एच हाइट पे, तो अभी भी इसकी एनर्जी कितनी होगी? mgh। ये देखो पाथ से फर्क पड़ा क्या अपने को? रास्ते से कोई फर्क पड़ा क्या? अपन किस रास्ते से जा रहे हैं? कंप्लीटली पाथ से इंडिपेंडेंट है अपने को, मतलब है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से, इनिशियली कितना है पार्टिकल और फाइनली किस पोजीशन के ऊपर है, उस हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन दे रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को अपन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो सर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं? नहीं होते बच्चा। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आई होप पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में और हल्का फुल्का आपको याद होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, अब देखो खुद ही सोचो ना तुम, अगर तुमने क्या किया, यहां से एक कुछ भी मान के चलो 20 किलो का या 30, थोड़ा भारी लेते हैं, 100 किलो का, 100 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसे तुम यहां से तुम्हें खींच के यहां तक पहुंचाना है, तो तुम क्या प्रीफर करोगे? यहां से जाओ, है ना। यहां पर तुम्हारा जो वर्क डन है वो मिनिमम होगा, यहां पर जो तुम्हारा वर्क डन है वो मिनिमम होगा। लेकिन अगर तुम इधर से जाते हो, यूं जाते हो, यूं घूम के, तो यहां पे तुम्हारा वर्क डन ज्यादा होगा, और ऐसे और लंबा करते हो रास्ते को, तो अब तुम्हारा जो वर्क डन है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, इस बार अपना जो वर्क डन है पाथ के ऊपर डिपेंड कर गया। ग्रेविटी के अंदर क्या था? सिंपली mg फोर्स अगर इस पे लग रहा है, m इसका मास है, h हाइट पे तुम जाते हो तो इसकी जो एनर्जी है वो mgh होगी, ठीक है, और जो वर्क डन है वो भी mgh होगा ना, ऊपर की तरफ फोर्स mg और h हाइट mgh। कोई रास्ते से अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला कि अपन किस भी रास्ते से जाने वाले, अपना वर्क डन उतना ही होने वाला है। लेकिन यहां पे देखो चीजें रास्ते के ऊपर डिपेंड कर गई ना। अरे बच्चों नहीं समझ में आया क्या अभी भी? ध्यान दो, चलो अच्छे से बताता हूं एक बार वापस। देखो बच्चों एक बात बताओ, अपने पास में ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर अपने को बच्चा कई बार बात कर चुके हैं, ऊपर की तरफ कम से कम mg से थोड़ा सा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़े से बड़े को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपन mg ले लेते हैं। अगर अपन h हाइट ऊपर जाते हैं तो कुल मिला के जो इस पार्टिकल की
ऊपर अपन वर्क डन कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट mgh, इसी को अपन इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस हाइट से ऐसे जाता हूं तो h हाइट पे गया, मैं ऐसे जाके यूं सीढ़ियां बनाता हुआ जाऊं, यूं 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 और यूं h हाइट पे जाऊं। अभी बच्चा देखो मैं h हाइट ऊपर ही गया हूं तो अभी भी मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी, अपने क्या मतलब था, फोर्स कितना है mg, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो अभी भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। तो पाथ के ऊपर डिपेंड करी क्या, नहीं करी। तुम्हें और इंटरेस्टिंग सा पाथ बनाना है, बनाओ ना, किसने मना किया, ये लो ऐसे करके जाओ। ठीक है, तो अभी भी क्या है, तुम्हारी हाइट कितनी है, h ही है, फोर्स कितना ऊपर की तरफ mg और हाइट कितनी h mgh। तो एक बात बताओ बच्चा, अभी भी जो तुम्हारा वर्क डन है वो कितना है, mgh है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा सर। तो ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, जैसे अपने पास में mg कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अपने पास में वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अंदर अपन जो भी वर्क डन करते हो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, it depends only upon initial and final position, it only depends upon initial and final position। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे फोर्सेस को अपन क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, और ऐसे सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पाथ से फर्क पड़ता है। यहां पे मान के चलो किसी बोरी को तुम्हें खींचते हुए यहां तक पहुंचाना है, तुम सीधा ले जाना प्रीफर करोगे, 100 किलो की है तो नाकी से यू घूमा फिरा के ले जाना प्रीफर करो, क्योंकि इस रास्ते में तुम्हारा जो वर्क डन है वो मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो वर्क फोर्स काम कर रहा हो बच्चा, वो फोर्स काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है नेचर में। अगर तुम पार्टिकल को देखो इधर खींचोगे, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इधर लगने लग जाएगा। तुम पार्टिकल को इधर खींचोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इधर लगने लग जाएगा। तुम पार्टिकल को इधर खींचोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग जाएगा इधर। लेकिन ग्रेविटी के साथ सीन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा। तुम पार्टिकल को इधर खींचोगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, पार्टिकल को इधर खींचोगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, तुम पार्टिकल को नीचे भी खींचोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर। और वहीं पे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुम इधर खींच रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शन अगर तुमने फोर्स इधर लगाया, तुमने फोर्स इधर लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, है ना। तो कुल मिला के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ज्यादा डिटेल में अभी अपन जाएंगे नहीं इसके। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और स्प्रिंग वाला जो केस है वो भी एक बार अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा आराम से देखते हैं, ताकि बाई चांस कोई छूट गया हो तो वो भी अच्छे से देख ले। किसी को ये समझ में आ गया थोड़ा सा स्किप कर सकता हो वीडियो। ठीक है, जरा देखो बच्चों, यहाँ पे अपने पास कोई स्प्रिंग है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मान के चलो ये यहाँ पे इसकी नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा मुक्का मारा, मुक्का मारते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई v, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी। बच्चा अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दब जाएगा और अपना जो ब्लॉक है अब कुछ यहाँ पहुंचा हुआ दिखेगा अपने को स्प्रिंग दबने के बाद में, है ना। और ये जो एक्स पोजीशन है ये इधर आ जाएगा। तो बच्चा एक बात बताओ, इसके अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी है, अब ये इसे एक्स दबाने में काम आ जाएगी और यहाँ पे क्या पार्टिकल आके रुक गया, तो यहाँ पे पार्टिकल आके रुक गया तो कुल मिला के वेलोसिटी तो जीरो, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बच्चा एक बात बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही तो इस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये जो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी है ये इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी अब आपको। लेकिन बच्चा इसके बीच की स्टेट का क्या, देखो अब मैं क्या करूं, इसे x ना इलोंगेट करके मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली यहां पे इसे x1 डिस्टेंस बोल दिया, कोई जो x से छोटा है। तो यहां पर एक बात बताओ, स्प्रिंग एनर्जी होगी कि नहीं होगी, x1 कंप्रेशन है स्प्रिंग में तो स्प्रिंग एनर्जी तो ऑफ कोर्स होगी। तो ये कितनी हो जाए स्प्रिंग एनर्जी, हाफ के x1 स्क्वायर तो हो गई स्प्रिंग एनर्जी अपने पास में, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और यहां पर एक बात बताओ बच्चों, यहां पे तो इसकी स्पीड v है, जैसे जैसे यहां जा रहा है यहां जाके जीरो हो रहा है, तो यहां पे कुछ ना कुछ इसकी स्पीड भी है। तो यहां जो इसकी स्पीड है इसे अपन कह देते हैं v1। तो यहां पे जो इसकी स्पीड है वो आ गई अपने पास में हाफ, सॉरी एनर्जी आ गई, वो आ गई हाफ एम v1 स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताओ, एनर्जी अपने पास नई कहीं से आने वाली नहीं है, जो अपने पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे ऐसे कैसे। तो कुल मिला के ये जो है हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर ये बराबर है इस टोटल एनर्जी के या फिर इस हाफ एम v स्क्वायर के, है ना। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और गिवन है बच्चा, जिन्होंने स्किप भी किया रुक जाओ और इस चीज को देखो, ये कोई नई चीज है ना। बाई चांस किसी ने मिस कर दिया हो तो बच्चा फोन पे बात हो तो बता देना आप उसे। यहां देखो बच्चा आगे, अब देखो एक बात बताओ, यहां पर अपने पास में अपनी, अब पूरी स्प्रिंग नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ ब्लॉक बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे अपने ब्लॉक के पास में एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक बात बचाओ, सॉरी एक बात बताना बच्चा, इसे अपन एक्स कंप्रेस कर रहे हैं तो अपने इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के अंदर जितना चेंज हुआ है उतना क्या हुआ, जगह देखो अपनी काइनेटिक एनर्जी यहां पे कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बच्चा ध्यान दो, यहां पे अपने पास में हाफ एम वी स्क्वायर, जब पार्टिकल थोड़ा सा इधर आ गया
तो एक बात बताओ, कुछ कंप्रेशन आ गया स्प्रिंग में, तो कुछ कंप्रेशन आ गया तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो इधर लिखते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, यहां देखो, ठीक है। अब अपन अलग अलग पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग पोजीशन मतलब सर, तो एक मिनट आपको ड्रॉ करके मैं अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। ये देखो अपने पास मान के चलो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक से स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है, अभी पार्टिकल एकदम रुका हुआ है, यहां से मान लो थोड़ा सा यहां आया, ठीक है, तो इसे अपन कह देते हैं पोजीशन फर्स्ट। और यहां से फिर जब पार्टिकल कहां आ गया, वापस अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया, एक्स लेंथ लंबा आ गया, ठीक है। यहां पे आके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, इसे कह देते हैं अपन पोजीशन सेकंड, इसे अपन कह देते हैं पोजीशन, इसे कहते हैं पोजीशन फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड और इसे कहते हैं थर्ड। और जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तब इसकी पोजीशन आ जाएगी पोजीशन 4, और यहां पे वापस एक्स लेंथ दूर चला गया, इसे अपन कह देते हैं पोजीशन नंबर 5। अच्छा अपने पास तो जगह यहाँ पे 1 2 3 की है केवल, चलो कोई ना 3 से भी समझ लेंगे, बात करते हैं ना एक बार पहले, कुछ तो ना मामा से कहना मामा। अच्छा पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड, पोजीशन थर्ड, इन 3 को लिख के एक बार मिटा लेंगे। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पोजीशन फर्स्ट पे, एक बात बताओ बच्चों, यहां पर तो क्या है अपने पास में, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, यहां पे तो इसके पास क्या है, वी वेलोसिटी है, यहां पे इसके पास में वी वेलोसिटी है, तो यहां पर तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो 0 होगी, क्योंकि पोजीशन देखो अभी स्प्रिंग क्या है अपनी नेचुरल लेंथ में, जितना लंबा स्प्रिंग रहना चाहती है उतनी लंबी है, ना इसे अपने दबा रखा है ना इसे खींच रखा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो हो गई 0। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितनी होगी, यहाँ पे इसके पास स्पीड v है ना, तो हाफ m v²। अब जैसे ये पोजीशन सेकंड पे जाएगा, इसके पास मान लेते हैं इसका जो ये है ये आ गया x1 के बराबर अपने पास में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो क्या आ जाएगी, हाफ के x1²। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी आ जाएगी, हाफ m, इसकी स्पीड है v1 मान लेते हैं अपन, यहाँ पे हाफ m v1, ये इसकी जो स्पीड है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे v1 मान लेते हैं अपन इस तरफ, ठीक है। अब जैसे इसे थोड़ा सा आगे जाता है पोजीशन थर्ड पे, पोजीशन थर्ड पे क्या होने वाला है, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो हो गई 0, तो इसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी वो काय में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग एनर्जी में। एक्स एलोंगेशन है ना, तो ये क्या आ गया अपने पास में, हाफ के x², और यहां पर इसकी जो एनर्जी है कौन सी वाली, काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई 0। तो बच्चा हर जगह एक बात बताओ, यहां पे अपनी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये तो क्या हुई है, कम हुई है, तो कम हुई है तो नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं ना। और यहां पे जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हुई है, बड़ी है। यहां से जब अपन आगे गए तो अपनी जो वापस काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, घटी है। तो इधर से इधर जब अपन आए तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी बताओ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो देखो अगर अपने पास में इधर से इधर आने पर काइनेटिक एनर्जी घट रही है और इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और बच्चा एक बात बताओ, जितनी काइनेटिक एनर्जी अपने पास में यहां कम हुई है उतनी तो यहां पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी इतनी सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, इसकी इतनी सी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, तो इसकी इतनी सी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। तो यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं जो मुझे समझाना, ऊपर वाले को हटा रहा हूं मैं पूरे का ना, अब अपन वैसे समझ लेंगे, इतने 3 सफिशिएंट पोजीशन अपने लिए है ना। देखो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस चेंज, ये चेंज पूरा है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू 0। क्यों, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पे क्या अपने पास में प्लस में है, जितनी भी है बड़ी है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहां क्या हुई है, कम हुई है अपने पास में, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास में, माइनस के अंदर आ जाएगी। तो प्लस माइनस कुल मिला के 0 होगा कि नहीं होगा बच्चों, चेंज हो ही नहीं रही एनर्जी अपने पास, जितनी थी एनर्जी उतनी तो है। यहां पे अगर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो ओवरऑल दोनों का चेंज कितना है, 0 है भाई, एक माइनस तो दूसरी प्लस। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो और ना समझ में आया तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। और आराम से देख लेंगे अपन, आपको समझ में ना आया तो, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। हाँ बच्चों, ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अपना अगला टॉपिक ये है। तो ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है क्या, मतलब देखो सबसे पहले एनर्जी का तो अपने को मतलब पता है एग्जैक्टली एनर्जी होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की हेल्प से अपन वर्क कर पाते हैं। तो डिसिपेशन का मतलब होता है डिसिपेट होना, डिसिपेट माने गायब होना, ठीक है। तो बच्चों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का एग्जैक्टली मीन है क्या, तो देखो एक बार देखते हैं अपन। देखो चलो पहले एक बार समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी काम करते वक्त है ना, जनरली होता क्या है कि अपनी कुछ एनर्जी ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है जो अपने को नहीं चाहिए होता। जैसे अपने पास ये स्प्रिंग वाला ही केस था, स्प्रिंग वाले के अंदर अपन ने बात करी थी आइडियल केस की, लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकल केस की बात करें ना बच्चों, तो जैसे अपन स्प्रिंग को कंप्रेस किया छोड़ा तो अपने को थोड़ी बहुत आवाज़ भी आती है, और जिस सरफेस के ऊपर स्प्रिंग चलती है वो सरफेस कंपैरेटिवली थोड़ा गर्म भी हो जाता है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होता है ना।
तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर अपनी क्या इच्छा होती है कि स्प्रिंग हमेशा चलती रहे, अपनी इच्छा ये होती है, आइडियल केस को अपन देखते हैं। लेकिन हकीकत में होता क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो अपनी एनर्जी होती है वो कंप्लीटली उसी काम में ना लगी होकर क्या होती है, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ अपने पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स में जो वर्क होता है उसमें काम आ जाती है, कुछ साउंड एनर्जी में काम आ जाती है ना। आवाज़ भी तो आती है अपने को, वो भी तो एनर्जी है, हीट भी अपने पास एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये तो खैर अपने पास रिक्वायर्ड है, ये तो अपना डिजायर्ड आउटपुट है। लेकिन ये सब अपने को चाहिए नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने को ये इन सब से डील करना पड़ता है ना। तो इन्हीं सभी को, ये जो इन फॉर्म्स के अंदर एनर्जी अपने पास गई है ना, जो हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, इसे ही अपन डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये अपने किसी काम की नहीं है ना, यूजलेस अपने लिए। देखो, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान ए पार्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक हिस्सा इज कन्वर्टेड इन सच फॉर्म दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अपने पास में एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही होती है, उस दौरान क्या होता है, अपने पास जो एनर्जी का कुछ हिस्सा होता है वो ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है जो अपने लिए डिजायरेबल नहीं होते, जो अपने लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके, आई होप ये क्या लिखा हो, देखो एनर्जी तो ओवरऑल कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी तो अपने पास टोटल कांस्टेंट है, एनर्जी टोटल है अपने पास में, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन देखो बच्चा, अपन जनरली देखते किसे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को से चलते हुए, लेकिन अपन भूल जाते हैं हीट के बारे में, साउंड के बारे में और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिसमें वो डिसिपेट हुआ है। अगर अपन इन सब को जोड़े तो क्या होती है, एनर्जी अपने पास उतनी ही रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये जो दोनों एनर्जी होती है ये कम होती रहती है, और ये जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है जिनकी फॉर्म्स में अपनी एनर्जी लूज हो रही है ये बढ़ता रहता है, और थोड़ी देर बाद में ये जब जीरो हो जाता है अपना पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। ओके, अब जरा बात करते हैं आइडियल केस की। आइडियल केस में क्या होता है बच्चा, एक बात बताओ, मैकेनिकल एनर्जी पता है, ईएम माने मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी माने सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग जब अपनी मीन पोजीशन पे है तब तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और जब मीन माने बीच वाली पोजीशन पर, जब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होती है या इधर को कंप्रेस्ड या इलोंगेटेड, तब उसके पास में होती है पोटेंशियल एनर्जी। ईपी माने पोटेंशियल एनर्जी और बीच में होती है वो काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चा एक बात बताओ, अपने पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है नहीं रहती? यहाँ पे अपने पास काइनेटिक है, यहाँ अपने पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है ना। एनर्जी अपने पास ओवरऑल क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, यहाँ देखो मैकेनिकल एनर्जी जनरली अपने पास में क्या होती है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है आइडियल केस में, लेकिन अपन प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें तो अपने पास हीट, साउंड और अदर फॉर्म्स में भी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो ये नॉर्मली एक छोटी सी चीज है, इसे अपन ने जो चीज पहले समझी थी इसे अपन ने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। और बच्चों एक बात बताओ, अपने पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डेल ईपी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों एक बात बताओ, अगर अपने पास में अपनी जो यहाँ पे अगर इसके पास में जैसे ये बॉक्स है, इसके पास में भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ चला गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये इधर आने लगेगा, जब ये पार्टिकल इधर आने लगेगा है ना, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी जो काइनेटिक एनर्जी उतनी तो बढ़ेगी, तो ओवरऑल इनका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ से डेल ईपी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये डेल ई की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो डेल ई की ये बराबर आएंगे नहीं आएंगे अपने। और ये जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये देखो एक बात बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये एक तरीके से है क्या, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अपने पास होता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल केस के अंदर अपन ने बात करी ना, पार्टिकल हमेशा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, है ना। अच्छा बच्चों, इस चीज को वापस देखो एक बार, इस इक्वेशन को मैं अच्छे से बता दूं आपको। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल के पास में अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब पार्टिकल यहाँ से थोड़ा सा आगे आएगा बच्चों, देखो पहले तो क्या था, स्प्रिंग इतनी दबी हुई थी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, काफी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही यहाँ आ गया तो अब देखो पहले के मुकाबले छोटा हो गया, या पहले के मुकाबले मैं ऐसा कहूँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी हो गई, यहाँ पे कम हो गई। अब बच्चे एक बात बताओ, लेकिन पार्टिकल की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो, और पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो कुछ बढ़ गई, और एक काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई इसने तो काइनेटिक एनर्जी दी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने पास में नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इन दोनों का सम क्या हो जाता है अपने पास में, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही ज्यादा अपने पास में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ओवरऑल ये जीरो, इसे इधर भेज देता हूँ, चेंज काइनेटिक एनर्जी अपने पास में नेगेटिव है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वो अपन ने अभी देखा कि जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है ऐसे मोड्स में जहाँ अपने को ज़रूरत नहीं होती, मतलब एनर्जी ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है जो अपने लिए यूज़फुल नहीं है, अपने लिए टोटली वेस्ट है, ठीक है। और जो
ऐसा होता है ना कि एनर्जी जनरली किस किस वे में किस किस फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है जो अपने लिए यूज़फुल नहीं होती, वो है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ज़रा इसके बारे में देखते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है क्यों, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का इतना मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता, इतना सोचने लायक ज़रूरत क्यों है इस मुद्दे के ऊपर। देखो बच्चों, अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन तीनों वेज में या इन तीनों मोड्स में एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है या वेस्ट होती है एक तरीके से। तो बच्चों देखो बात समझो, सबसे पहले अगर अपन बात करें हीट एनर्जी की, देखो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी कब डिसिपेट होती है। जो आपको पता है अपने पास जो ट्रेडिशनल बल्ब हुआ करता था 100 वॉट वाला, पता है उसके अंदर क्या होता है, अपन अगर मान के चलो 100 इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, अगर उसको 100 वाट पावर देते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने लाइट की फॉर्म में काम आ रही है वो केवल 10 होती है। मतलब जो 90 है ये हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अरे टेंशन ना लो, समझो अगर अपन इस बल्ब को 100 एनर्जी देते हैं, है ना, मतलब 100 एनर्जी का वैसे कोई साइंस नहीं है, बट एक रिलेटिविस्टिक अपन लेके चल रहे हैं चीज़ों को ताकि अपने लिए समझना थोड़ा आसान हो। अगर अपन इस बल्ब को 100 एनर्जी दे रहे हैं तो अपने को जो आउटपुट मिलता है वो केवल 10 का मिलता है। सर 100 एनर्जी 10 आउटपुट मतलब क्या है बच्चों? देखो अगर आपको याद हो तो पीला वाला बल्ब होता था ना, जल्दी फ्यूज़ होया करता था, अपने ज़्यादा काम भी नहीं आज से तकरीबन 10 साल पहले वही चला करता था, जब LED और LCDs नहीं आई थी अपने पास में, है ना, तब अपने पास में ये आया करता था। तो बच्चों इसमें क्या होता था, ये बिजली बहुत ज़्यादा खा पाता था। आपको अगर कभी नोटिस किया हो तो इसको हाथ से, अगर अभी ये चालू था, अभी अगर पावर ऑन था, उसमें वो लाइट जल रही थी रात भर, उससे अगर अपन खोलने की कोशिश करें तो इसको हाथ से टच कर पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं था, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था। यहाँ पर वो करता क्या है कि जनरली तो देखो सबसे पहले तो इसको अगर अपन ने 100 एनर्जी दी तो उसमें से 10 एनर्जी को तो ये कन्वर्ट कर देता लाइट में, और अपन उसको यूज़ क्यों करते थे, लाइट के लिए यूज़ करते थे, और बाकी की जो 90 थी इसमें से मेजोरिटी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था जो अपने लिए कंप्लीटली यूजलेस है। भाई अपन उसको काम में क्यों ले रहे हैं, लाइट के लिए, तो उसमें से लाइट निकलनी चाहिए ना, पूरी की पूरी 100 अपन डाले, 100 की 100 लाइट निकले तब तो मज़ा भी है ना, 90 लाइट भी निकले तो भी मज़ा है, और 10 हीट निकल जाए तो चलेगा, लेकिन उसमें 10% तो केवल लाइट निकल रही है और 90% उसके अंदर एनर्जी डिसिपेट हो रही है हीट की फॉर्म में, वेस्ट हो रही है हीट की फॉर्म में। अब आप कहोगे तो सर क्या दिक्कत है, कोई ना, आजकल तो LED वगैरह आ गई ना, LED वगैरह में क्या दिक्कत है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, अपने पास जो मार्केट में सबसे ठीक LED जो अवेलेबल है ना, मेनली जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो LEDs मार्केट में अवेलेबल है अभी, उनकी एफिशिएंसी अराउंड है 40 to 50%। काफ़ी अच्छी LEDs की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ब्रांड्स की, उनकी एफिशिएंसी भी 40 to 50% है। मतलब अगर अपने पास में LEDs को अगर अपन ने 100 पावर दी या 100 एनर्जी दी तो वो क्या करता है, उसमें से 40 to 50 को तो वो कन्वर्ट कर देता लाइट में, और 40 to 50 को वो वेस्ट कर देता है अलग अलग फॉर्म्स में। तो एक बात बताओ बच्चों, ये 40 to 40% की एफिशिएंसी है केवल और केवल इस लाइट की। चलो ठीक है सर, लाइट कितनी यूज़ करते हैं, इतनी टेंशन लेने वाली बात क्या है। चलो बच्चों इसको भी छोड़ो, अगला एग्जाम्पल देखो, अगर अपने पास में जो गाड़ी का इंजन होता है ना, गाड़ी का इंजन, अच्छा चलो एक बार पहले लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी की बात कर लेते हैं। बच्चों हीट एनर्जी तो अपने को समझ में आएगी, कई बार क्या होता है अपने को एनर्जी किसी और फॉर्म में चाहिए होती है लेकिन वो वेस्ट हो जाती है कहाँ पे, हीट की फॉर्म में। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अब बात कर ही ली तो अपने पास में देखो 2 तरह के इंजन होते हैं, एक तो पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। मेनली जो अपने पास में है CNG के भी हैं, लेकिन अपने पास मेनली जो है वो ये है पेट्रोल के और डीजल के। तो बच्चा अगर आपको पता हो तो जो पेट्रोल इंजन है ना, उसकी एफिशिएंसी, जो नॉर्मल इंजन अपने पास मार्केट में उसकी एफिशिएंसी 20% और डीजल इंजन की एफिशिएंसी मात्र 30%। हाँ ठीक है, 30 to 41% तक जाती है। कुछ इंजन 41% एफिशिएंट है। डीजल के जो सबसे अच्छे इंजन हैं उनकी भी एफिशिएंसी केवल 41%, और पेट्रोल के जो सबसे अच्छे इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी 37% है। सर ये 20% एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों? 20% एफिशिएंसी का मतलब अगर अपन ने जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला है वो अगर उसे 100 किलोमीटर चलाना चाहिए, अगर उसे पूरी तरह अपन उसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर ले तो गाड़ी 100 किलोमीटर चले, वहां पे केवल 20% या 20 किलोमीटर गाड़ी चलती है केवल। ठीक है, मतलब जैसे अगर उसके अंदर पेट्रोल की टंकी फुल करवाते हैं और अपनी गाड़ी जो माइलेज दे रही है, अपनी गाड़ी माइलेज दे रही है 50 किलोमीटर पर लीटर का, कि अपनी गाड़ी 1 लीटर के अंदर कितना चल जाती है, 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और अगर वहीं पे अगर अपना जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी 20% ना होकर के 80% होती है ना, तो यहां इस 1 लीटर के अंदर अपनी गाड़ी चलती 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर। सोच के देखो, इससे ज्यादा एनर्जी तो अपनी वेस्ट हो रही है, और अभी भी अपन ने 20% तो छोड़ दी,
मतलब अगर एनर्जी डिसिपेट ना हो ना तो 1 लीटर के अंदर अब जो गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही है वो 250 किलोमीटर चले, 250 किलोमीटर चले, सोच के देखो इतनी ज्यादा एनर्जी अपने पास में वेस्ट हो जाती है। तो सर ये वेस्ट कैसे होती है बच्चों? देखो अपन जब गाड़ी को ऑन करते हैं तो इंजन में से आवाज भी आती है ना, वहां पे इंजन में जो पेट्रोल जलता है तो उससे लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, इंजन अपना गर्म भी हो जाता है ना। तो इन सारी चीजों के अंदर, इन सभी फॉर्म्स के अंदर अपनी एनर्जी क्या होती है? डिसिपेट हो जाती है या वेस्ट हो जाती है। मतलब जहां अपनी गाड़ी का माइलेज जो है 4 गुना तक कम हो जाता है इस एनर्जी डिसिपेशन की वजह से, है ना। और अगर एनर्जी डिसिपेशन ना हो तो सोच के देखो कितनी कमाल का माइलेज दे गाड़ियां। जो गाड़ी आज 50 का माइलेज दे रही है वो कल अपने को 250 का माइलेज दे, अगर अपन एनर्जी डिसिपेशन को कैसे भी पूरी तरह एलिमिनेट कर पाए। और बेटा पूरी तरह एलिमिनेट करना तो पॉसिबल है, लेकिन 90% भी एलिमिनेट कर दे तो बच्चा 225 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे अपनी बाइक, तो कहाँ कमी है? समझ रहे हो? तो आई होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी। कई बार क्या होता है अपन को हीट नहीं चाहिए होती लेकिन अपने पास में हीट बनी जाती है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे अभी लाइट, वो अपने पास में जो बल्ब होते थे ट्रेडिशनल, उनकी बात करी, उसके अंदर अपने को लाइट चाहिए होती है लेकिन 90% तो हीट बन रही है। एलईडी की बात करी उसमें 50% हीट बन रही है। या अपन इंजन की बात करें उसमें अच्छा खासी हीट बन रही है जिससे कि गाड़ी को चलना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी मिलनी चाहिए। अब बात करें अपन लाइट एनर्जी की, है ना। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे अपन आग जलाते हैं, है ना। आग क्यों जलाते हैं? अपन खाना बनाने के लिए या जो भी काम होता है उसके मतलब आग का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है कि हीट को अपने को चाहिए होती है, ठीक है, कि अपने को हीट मिले केवल और केवल। जैसे अगर अपन खाना बना रहे हैं तो तुम्हें एक बात बताओ, वो जो गैस जल रही है वो गैस की फ्लेम जलती हुई दिखनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारा खाना बनना चाहिए? उस जलती हुई फ्लेम से तुम्हें कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो बच्चा एक बात सोच के देखो, अपन अगर चूल्हे पे अगर चपाती बनाया, खाना बनाया, तो उस वक्त जब अपन चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो उससे कितनी ज्यादा लाइट हो जाती है। ऑफकोर्स खाना बन रहा होता है लेकिन अभी बच्चा अपनी 50% से ज्यादा एनर्जी वेस्ट जा रही होती है, जो कि खाना बनाने में हेल्पफुल नहीं हो रही, वेस्ट हो रही है चारों तरफ। सेम कहानी अपने जो सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी वगैरह के, उनके अंदर भी अब मोर देन 40% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। मतलब जहां अपना सिलेंडर 100 दिन चलना चाहिए ना, वो मात्र 60 दिन ही चलता है या उससे भी कम दिन चलता है। समझ रहे हो? इतना ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी काहे में कन्वर्ट हुई बेटा? मेनली लाइट एनर्जी के अंदर। भाई अपने को हीट तो चाहिए ही थी, खाना बनाने के लिए अपने को हीट तो चाहिए थी, लेकिन जैसे अपन ने आग जलाई उसने चारों तरफ रोशनी भी कर दी। फिर रोशनी के लिए अपन ने बल्ब जला रखा है ना, तो अपने को इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ भी देखो लाइट की फॉर्म में अपने पास एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। इसके पास अपने पास तीसरा जो मेन रीजन है वो है साउंड एनर्जी का। बेटा गाड़ी का इंजन भी आवाज करता है, उसके साथ साथ में देखो अपन किसी भी चीज को अगर खींचते हैं, या जैसे देखो अभी ये चौक में यहाँ चला रहा हूँ तो ये देखना, एक मिनट आवाज आएगी, माइक के पास करता हूँ, इस चौक की आवाज आ रही है ना। तो बच्चा जो मैं अपनी एनर्जी इसे लिखने के लिए काम में ले रहा था वो कहीं ना कहीं देखो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, तो मेरी एनर्जी की प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं आ रही, है ना। साउंड की फॉर्म के अंदर मेरी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो इसलिए सोचने लायक मुद्दा है। इवन जहां पे अपने जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे अपन पेट्रोलियम, जैसे कोल है, कोल से अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहां पे बच्चा जैसे अपन ने 100 एनर्जी का कोल जलाया है ना, अगर जिस कोल के अंदर 100 एनर्जी है, तो मात्र उस पावर प्लांट से बाहर निकलते निकलते अपने पास मात्र 40 एनर्जी बचती है ना। अब ये जो 40 एनर्जी बचती है ना, इससे जब आप यहां से पावर प्लांट से एनर्जी अपने घर तक आती है ना, तब तक क्या होता है, इसके अंदर से तकरीबन 4 से लेकर के 6 तक एनर्जी यहां पे गायब हो जाती है। तो अपने पास यहाँ पे चलो अपन तो एवरेज 5 लेके चलते हैं, अपने पास एनर्जी बचती है 35 केवल। सोच के देखो, मतलब पावर प्लांट से एनर्जी निकली 100 और अपने घर तक पहुंचते पहुंचते होगी 35। अभी तो अपनी घर की एनर्जी, अपनी जो घर की डिवाइसेस हैं उनमें एनर्जी वेस्ट होगी, वो कहानी तो बाद की बात है। इससे अगर मान लो अपन ने बल्ब जला लिया, जो पुराने वाला बल्ब आता था, तो अपने पास एनर्जी बचती है मात्र 3.5 जो अपने काम आई। बाकी सोचिए देखो कितनी एनर्जी अपने पास वेस्ट होगी, 96.5, है ना। अब सोच के देखो 96.5 एनर्जी तो अपनी 100 में से या 100% में से 96.5% एनर्जी तो अपनी वेस्ट हो गई, अपने काम ही नहीं आई। समझ पा रहे हो कुछ? तो ये मुद्दा है बेटा, इसलिए ये इतने कंसर्न का मुद्दा है। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा एनर्जी डिसिपेशन को कम कैसे करें अपन? देखो एलिमिनेट तो अपन नहीं कर सकते, उसके लिए कई थर्मोडायनेमिकल रीजंस हैं, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कम किया जा सकता है, ठीक है। तो कम कैसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं एक बार। हाँ बच्चों, वेज टू रिड्यूस एनर्जी डिसिपेशन। देखो बच्चों बात कुछ ऐसी है, जो वेज अपने पास में एनर्जी डिसिपेशन को रिड्यूस करने के, वो ऐसा नहीं है कि अपनी जो डिवाइसेस हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए या कुछ जादुई तरीका नहीं है अपने पास में, है ना। हाल फिलहाल जो वेज हैं थोड़े प्रैक्टिकल हैं, तब तक जब तक अपन कुछ बड़ा अचीव ना कर ले। वो क्या, जो अपन बात करेंगे उस बारे में भी। सबसे पहले तरीका क्या है अपने पास में? सबसे पहले देखो बच्चा, अपन जब घर पे बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, अगर कोई आ गया तो उसे पोज करने के बजाय और पोज करके कॉल पे बात करना या पास वाले से चैट करना, उससे बेटर है कि उसे बंद ही कर दो थोड़ी देर के लिए। नहीं,
और घर से अगर अपन बाहर जा रहे हैं थोड़े दिन के लिए तो पावर जो मेन ग्रिड है उससे नीचे गिरा के जाओ, ताकि एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में पहुंचेगी नहीं तो जो लाइट वगैरह हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं, ऐसी जो चीज़ें जो रेगुलर चलती रहती है उनके अंदर अपन एनर्जी अपनी बचा पाएँ। स्विच ऑफ द इक्विपमेंट्स नॉट इन यूज इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम ऑन स्टैंड बाई मोड, है ना, जैसे टेलीविजन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इन सबको। ओके, इसके बाद में अपने पास में देखो, आपने देखा होगा बच्चा, अपने पास जो रेफ्रिजरेटर आता है घर पे, जो माइक्रोवेव ओवन है, उनके ऊपर स्टार रेटिंग बनी हुई आती है, 5 या 6 तारे बने हुए आते हैं और कुछ लाल हुए होते हैं, वो बच्चा होती है स्टार रेटिंग, है ना, जिसके जितने ज़्यादा स्टार्स उसकी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। यूज डिवाइसेस विच हैव हाई स्टार रेटिंग, ऐसी डिवाइसेस जिनकी हाई स्टार रेटिंग हो ना, अपने को वो इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, अराउंड 30% कम। और बच्चा आई होप 30% आप समझते होंगे एटलीस्ट, पहले अपन ने जो कंपैरिजन देखो उसके बाद तो। परचेज दी एप्लीकेशंस विद एप्रोप्रिएट कैपेसिटी, देखो बच्चा इसका मतलब क्या है, अभी जैसे एक नॉर्मल साइज का रूम है, वहां पे 10 वोट की एलईडी सफिशिएंट होती है, 10 वोट की एलईडी सफिशिएंट होती है, आप उसके बजाय 20 वोट की या 25 वोट की एलईडी यूज करते हो, तो बच्चा देखो रोशनी तो वो भी करेगी, इवन वो ज़्यादा करेगी, लेकिन वो बेटा पावर भी तो ज़्यादा यूज करेगी, जो अपने किसी काम का नहीं है। जो काम अपना 10 वोट की एलईडी से हो रहा था उसके लिए अपने को इतनी बड़ी क्यों चाहिए? अपन 4 लोगों की फैमिली है, एक छोटे जो रेफ्रिजरेटर है उससे अपना काम हो जाएगा, जो छोटा रेफ्रिजरेटर है उससे। इंस्टेड अपन बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर लेके आए जो कि अपने आधे ज़्यादा खाली पड़ा रहता है, क्या सेंस निकलेगा उस चीज़ का ना। तो अपने को प्रॉपर कैपेसिटी के साथ की डिवाइसेस अपने को परचेज करनी चाहिए। यूज एलईडी इंस्टेड ऑफ सीएफएल एंड इनकैंडिसेंट बल्ब। बट इनकैंडिसेंट बल्ब वो होता है जो मैंने बताया था ना, ट्रेडिशनल बल्ब अपन पहले यूज करते थे वो, है ना। और सीएफएल पता होगी आप, आई थिंक सीएफएल और एलईडी आप अच्छे से जानते होंगे। एलईडी जो आजकल चल रही है और थोड़े वक्त पहले जो चला करती थी वो अपने पास सीएफएल्स थी, अभी ये भी आउटडेटेड हो चुकी है ना। तो अपने को एलईडी यूज करनी चाहिए, सीएफएल या अपने पास इनकैंडिसेंट बल्ब होता है उसकी जगह पे, क्योंकि मैंने बताया ना इनकी जो इनकैंडिसेंट बल्ब की के मुकाबले जो एलईडी है तकरीबन 8 गुना से भी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और ये 5 गुना सीएफएल। तो अगर एटलीस्ट एलईडी नहीं तो सीएफएल तो एटलीस्ट यूज करो। नहीं, जितने के अंदर ये एक बल्ब जलेगा 8 एलईडी जल जाएगी, मतलब जितने में एक रूम में लाइट होगी उससे बेटर अपने पास में 5 रूम्स में लाइट हो जाएगी, ठीक है। हाउस वॉल्स एंड रूफ शुड बी इंसुलेटेड। सर इससे क्या होगा? बच्चों एक बात बताओ, गर्मियों के दौरान काफ़ी हाउसेस में एसी इस्तेमाल किया जाता है ना, अपन कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे अगर अपन इंसुलेटेड वॉल्स बना दें, इंसुलेटेड वॉल्स माने अगर अपना अंदर एनवायरनमेंट है वो थोड़ा इंसुलेटेड रहे, अगर ठंडा है तो ठंडा रहे, और अगर एक बार अपन ने गर्म कर दिया तो गर्म रहे, जल्दी से ऐसा ना हो जल्दी से बाहर के हिसाब से ठंडा गर्म हो जाए, उससे अपन इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर अपन घर का इंसुलेशन करवा देते हैं तो अपना बिजली का बिल नहीं बचेगा, अपने को एसी कम चलाना पड़ेगा, कूलर कम चलाना पड़ेगा, सर्दियों में हीटर कम चलाना पड़ेगा, है ना। तो अपने को उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर उससे क्या होगा? बच्चा एक बात बताओ, जो अपने पास में अभी ट्यूबवेल है उसके अंदर अपना जो मोटर है वो काफ़ी नीचे से वाटर को कलेक्ट करके ऊपर भेजता है। अगर अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो बच्चों समझो अपन क्या कर रहे हैं, पानी को एक ऊपर ही ठीक ठाक मतलब एक छोटी सी डेप्थ के अंदर स्टोर कर रहे हैं, वहां से उसे वापस बाहर निकालने में अपने को कंपैरेटिवली कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है इतनी नीचे से वाटर को निकालने के मुकाबले, है ना। और इसी बहाने जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया अपने पास में। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स है, जैसे बच्चा अब मैं कह रहा था कि जादुई तरीका कोई, तो बच्चों देखो हाल फिलहाल एक चीज है, मतलब उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर, है ना। मतलब कुछ चल रहा है, अभी रिसर्च में ही है ये, इवन बन चुका है ऐसा, लेकिन मास स्केल पे से प्रोड्यूस कर पाना अभी अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। उसमें क्या होता है बच्चा, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि फैक्ट्री से या जो पावर प्लांट है वहां से अपने घर तक आते आते जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने पास में अराउंड 8 to 15% इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक पावर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो अपने पास में जो सुपर कंडक्टर होता है ना बच्चा, सुपर कंडक्टर ये नहीं होने देता। सुपर कंडक्टर यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होता है वो कर देता है 0.0000001%। मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है, इलेक्ट्रिक पावर लॉस है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है ना। लेकिन ये अभी बच्चा लेबोरेटरी में ही है, ये अभी तक अपने पास में नहीं आ पाया, प्रैक्टिकल यूज में अभी तक नहीं आ पाया, इस पे काम चल रहा है। और भी कई चीजें हैं, है ना, जिन पे भी काम चल रहा है अभी। तो बच्चों ये है अपने पास में वेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी डिसिपेशन। अब अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है बच्चा पावर। हाँ बच्चों, अपन ने वर्क भी देख लिया, एनर्जी भी देख ली, अब जरा पावर को भी देख लेते हैं, इसे क्यों छोड़े, है ना। आखिरी टॉपिक बचा अपना इस चैप्टर का जो कि है पावर। अब बच्चों पहली बात तो पावर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको कोई काम बता के जाऊँ, ठीक है, आपको भी उतना ही और आपके दोस्त को भी उतना ही, सेम काम, है ना, कि 100 ईंटें यहाँ से उठा के छत पे रखनी है, ठीक है, सिमिलरली दोनों के लिए काम सेम है। तो अब बच्चों एक बात समझो, आपने वो काम निपटा दिया 15 मिनट में और वही काम करने में आपके दोस्त ने ले लिए 2 दिन, तो अपन क्या कहेंगे? आप ज़्यादा
पावरफुल हो, आप में ज़्यादा पावर है। मतलब कुल मिला के जो कंसेप्ट है ना वो यहीं से जनरेट हुआ है और जो पावर वर्ड है वो भी यहीं से लिया गया है। पावर का मतलब होता है कोई किसी काम को कितना जल्दी निपटा लेता है ना, मतलब काम को अपन कितना जल्दी फिनिश कर रहे हैं उस फैक्टर को भी अपन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस स्पीड से काम करा जा रहा है ना, या फिर एक सेकंड के अंदर कितना काम करा जा रहा है, उसे अपन ने पावर इंट्रोड्यूस मतलब डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को अपन ने पावर का है, या फिर वर्क पर यूनिट टाइम, अपन ने एक सेकंड के अंदर वर्क कितना किया। बच्चों देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर 1 आ जाए, अरे बच्चों ध्यान दो, नहीं समझ में आया क्या, पावर इक्वल्स टू वर्क, यहाँ पे मान लो अपन ने कितना भी वर्क किया है ना, और अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आ गई तो पावर इक्वल्स टू वर्क नहीं आ गया क्या, तो 1 सेकंड के अंदर किया गया वर्क, 1 सेकंड के अंदर किया गया वर्क पावर के बराबर होता है, ठीक है। अब बच्चा इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अपने पास में जो इसकी यूनिट्स में जो वर्क है, इसकी यूनिट तो क्या आती है, जूल आती है, देखा ना, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है। ये दोनों डिवाइड में, तो ये यूनिट्स भी डिवाइड में रहेंगी, तो ये हो गया जूल पर सेकंड। जो पावर की यूनिट है एक तो होती है जूल पर सेकंड, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, इसे ही अपन वॉट भी कहते हैं, ठीक है, इसे ही अपन वॉट भी कहते हैं। वॉट समझ गए होंगे ना, वो वाली वाट नहीं, ये वाट है, WATT, पावर की यूनिट, ठीक है। पावर होता है बच्चा वर्क अपॉन टाइम। लेकिन एक बात बताओ, जो वर्क अपने पास में ये क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अरे बच्चों भी देखा था ना FS cos थीटा, लेकिन cos थीटा वाले फैक्टर को भूल जाओ, वो सिर्फ वहां तुम्हें समझाने के लिए दिया, अपने सिलेबस में वो cos थीटा कहीं काम नहीं आने वाला ज्यादा, बस वो वहीं काम आएगा, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों एक ही डायरेक्शन है तो वर्क की वैल्यू FS, तो वर्क की वैल्यू अपने डाल दी FS यहाँ पे, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा अपने पास में, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम से तो अपन डिवाइड कर रहे थे। लेकिन बच्चा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, अगर याद हो आपको क्लास 9th के अंदर, शायद अब तक आप वो वीडियो भी डाली जा चुकी है, तो ये जो पावर है S अपॉन टी, ये एक्चुअली बच्चा S अपॉन टी को अपन कहते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अपने पास में वेलोसिटी होते हैं, एक सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे अपन कह देते हैं वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना वर्क हो रहा है वो अपने पास पावर के बराबर होता है, और एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपने पास में वेलोसिटी के बराबर होता है। तो पावर की वैल्यू आ जाती है अपने पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, है ना। अच्छा, S/T इक्वल्स टू V, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया बच्चा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो पावर की वैल्यू एक और लिखी जा सकती है, फोर्स की जगह डाल दिया अपन ma, और ये V है, यहाँ ऐसे कैसे रह जाए, है ना। तो पावर के कुछ कुछ फॉर्म्स है। तो पावर एग्जैक्टली है क्या, कि अपन ने जो भी काम किया है उसे अगर अपन डिवाइड कर देते टाइम से तो अपने पास पावर आ जाएगा, ठीक है। जो भी काम अपन ने किया है उसे अपन डिवाइड कर दे टाइम से तो अपने पास में क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। दैट इज इट, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को अपन ने वोट कह दिया, ठीक है। और अगर अपने को 1 वोट को डिफाइन करना हो तो 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। जब 1 जूल काम किया जाए 1 सेकंड के अंदर तो अपने पास में 1 वोट होता है, ठीक है। अच्छा बच्चा, लेकिन ये देखो बहुत छोटी यूनिट है वर्क की, है ना। और अगर अपने को बड़ी यूनिट्स पे काम करना है, ठीक है, जैसे अगर अपन गाड़ी के पावर की बात करें, है ना, तो गाड़ी का पावर जनरली हॉर्स पावर के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अपन ने मान लिया कि एक हॉर्स का पावर 746 वोट के बराबर होता है। 746 वोट का मतलब क्या हुआ बच्चा, 746 जूल। देखो बात सुनो, अगर कोई 746 जूल वर्क करता है 1 सेकंड के अंदर तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 746 जूल पर सेकंड। तो क्या होता है, ये अपने पास वोट होता है, तो 746 वोट आ जाएगा अपने पास में। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। 746 वोट का मतलब होता है 746 जूल पर सेकंड। एक हॉर्स में इतनी कैपेसिटी होती है वर्क करने की। तो इसके मुकाबले गाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, अपनी गाड़ी का इंजन जो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपन ने ये यूनिट डिफाइन करी है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर, ठीक है। अब बच्चा इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक करंट, ये बच्चा अपन देखेंगे जो अब अपने पास, इसके अगला जो चैप्टर अपन लेंगे शायद करंट ही लेंगे, अगर कोई और चैप्टर अपन ने स्टार्ट नहीं किया तो जो अपने पास में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है तब अपन इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ होच-पोच नहीं करेंगे चीजों हल्का फुल्का देख के, है ना, फोकट में कंफ्यूजन जनरेट होगा, उससे अच्छे से देख के उसके बाद अपन कवर करेंगे। ओके, इसके बाद में देखो बच्चा, सबसे पहले अच्छा इसे हटा देता हूं मैं ना, ये समझ में आ गया होगा। 1 हॉर्स पावर अपने पास में होता है 746 वोट, और 746 वोट का मतलब होता है 746 जूल पर सेकेंड। आई होप ये चीज पल्ले पड़ गई होगी आपको, तो जरा इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जरा इस पे ध्यान देते हैं। कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे भी, लेकिन जगह नहीं दे तो पहले ये कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो ये क्या कह रहा है, सिंपली मैं पहले वो करूंगा, एक पर्सन है, इसका मास है 60 kg। कितना मास है, 60, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, 5 मीटर की हाइट पे जा रहा है। ये क्या कर रहा है, 5 मीटर की हाइट पे जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, और ये करने के लिए इसने टाइम कितना ले लिया, देखो हाइट की वैल्यू तो कितनी आ गई 5 मीटर, जो मास है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 kg, ठीक है। 5 मीटर इन 30 सेकेंड्स, फाइंड द पावर। अच्छा टाइम कितना लिया इसने यहां से यहां तक जाने में, टाइम की वैल्यू अपने को गिवन है 30 सेकेंड।
अपने को फाइंड करनी है पावर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन ऑफ मास 60 केजी, 60 केजी का मास है जो कि 5 मीटर की हाइट पे जा रहा है 30 सेकंड्स के अंदर, तो अपने को उसका पावर निकालना है। ठीक है, अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है अपने पास में पावर का फॉर्मूला। तो बच्चों यहां देखो ऑब्जेक्ट का मास कितना है 60 केजी, 60 केजी मास अगर इसका मास है तो इस पे एक बात बताओ, जो नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, mg। बच्चा अब तक तो याद हो जाना चाहिए। यहां देखो नीचे की तरफ अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है, mg, है ना। और अगर इसे ऊपर चढ़ना है तो कम से कम ऊपर भी इतना फोर्स तो होना चाहिए, तब वो ऊपर चढ़ पाएगा। इसका मास कितना 60 केजी, अपने को कह रहा है g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, तो m मल्टीप्लाइड बाई g, तो ये कितना आ गया अपने पास में 600। ये तो क्या आ गई वैल्यू फोर्स की, है ना। और वर्क डन क्या होता है अपने पास बच्चा, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। 600 न्यूटन तो अपने पास में फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट पे, ओके। अब बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना है ऑब्जेक्ट का, 5 मीटर, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक मिनट में इसे क्वेश्चन को हटा देता हूं आपको, या इसे हटा देते हैं अपन, है ना, जो पावर की डेफिनेशन लिखी हुई है या यूनिट्स जो लिखी हुई है इसे अपन हटा देते हैं। ठीक है, देखो अपने पास में ऑब्जेक्ट का ये समझ में आ गया होगा, फोर्स 600 आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर चढ़ना है तो उस पर नीचे की तरफ 600 फोर्स लगा रही है ग्रेविटी, तो ऊपर की तरफ भी एटलीस्ट 600 न्यूटन फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो 600 न्यूटन तो इस पर लग गया फोर्स, ठीक है। और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 5 मीटर, तो वर्क डन काय के बराबर हो गया बच्चा, F मल्टीप्लाइड बाई S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये तो आ गया अपने पास में क्या, वर्क डन। ठीक है, लेकिन अपने पास जो पावर का फॉर्मूला वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम इक्वल्स टू पावर। तो बच्चा एक बात बताओ, इसमें क्या कह रहा है कि 30 सेकंड लिए हैं इसने यहां से 5 मीटर हाइट पे पहुंचने के लिए। इसे अपन डिवाइड कैसे कर देंगे, 30 से। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से सोल्व करने पे अपने पास चला जाएगा 20 टाइम्स, और ये 25 100। ठीक है, 100 अपने पास में आ जाए, सॉरी 100 जूल पर सेकंड कह लो अपन। ठीक है, देखो वर्क यूनिट क्या अपने पास में जूल, तो 100 जूल पर सेकंड कह लो या फिर 100 वॉट कह लो, ये इसकी पावर। अरे बच्चों नहीं समझ में आया क्या, देखो जल्दी से देखो, अगर नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा स्किप कर लो 40-50 सेकंड, है ना। देखो बच्चों ऑब्जेक्ट का मास है 60 केजी, तो एक बात बताओ मेरे को, उसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, नहीं लग रहा। m की वैल्यू है 60 और g की वैल्यू अपने क्वेश्चन में क्या है 10 लेनी है। जब जनरली अपन लेते हैं कितनी है, 9 होता 9.8 है, लेकिन अपने क्वेश्चन में कहते 10 लेना, तो अपन क्यों कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करें अपनी। तो 600 न्यूटन तो आ गया फोर्स इसमें नीचे की तरफ। अब बच्चा एक बात बताओ, आपको अपनी बहन से चॉकलेट खींचनी है या खींचनी है उससे, तो उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर ऊपर की तरफ चढ़ना है तो ऊपर की तरफ भी 600 न्यूटन फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और 600 न्यूटन के साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर का। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वर्क डन आपके पास में। तो फोर्स कितना है यहाँ पे अपने पास में 600 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास में 5 मीटर, है ना। अब बच्चों ये तो हो गया अपने पास में वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये तो आ गया वर्क डन। फोर्स कितना अपने पास में 600, डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास 5, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम कितना लग रहा है बच्चा वहां तक पहुंचने में, 30 सेकंड। 30 से इसे कैंसिल करेंगे, अपने पास में आ गया 20, 25 से आ गया अपने पास में 100। ठीक है, ऊपर क्या था वर्क यूनिट क्या होती है जूल, और ये नीचे सेकंड थी, तो या तो इसे यहां लिख दो जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड इसकी पावर है, या फिर सिंपली तुम 100 वॉट भी लिख सकते हो। भाई जूल पर सेकंड को अपन क्या कहते हैं, वॉट।